नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन पावर में मैं रमेश जाखड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में और मेरा मकसद आपको समझाना है, ना कि आपको रटाना। लिखा हुआ तो किताबों में भी है, जैसे कि गिलफोर्ड ने कहा है कि किसी भी बात को अच्छी तरह समझ लेना आधी से ज़्यादा लड़ाई को जीत लेना है। तो हम आज से मनोविज्ञान का अध्ययन एक क्रमबद्ध रूप से एक सही तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, किस प्रकार है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये कहाँ से आई, पहले इसका अध्ययन किस प्रकार किया जाता था। सबसे पहले हम देखेंगे इसका विभाजन। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, PSYCHOLOGY। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉग्स, PSYCHE प्लस LOGOS। यहां पर साइके शब्द का अर्थ आत्मा है, आत्मा, जबकि लोक शब्द का अर्थ अध्ययन है, अध्ययन। आत्मा, अध्ययन, ये किस भाषा का शब्द है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइके शब्द है ये कौन सी भाषा का है, किस भाषा से ये लिया गया है। साइके शब्द यूनानी भाषा का है। भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में छोटे छोटे द्वीपों के रूप में एक देश बसा हुआ है। उस देश को यूनान कहा जाता था। वर्तमान में उस देश का नाम ग्रीस है, ग्रीस। और ग्रीस में जो भाषा बोली जाती है उसको ग्रीक भाषा बोलते हैं, ग्रीक भाषा। इस प्रकार से साइके शब्द यूनानी भाषा का भी है, ग्रीस भाषा का भी है और ग्रीक भाषा का भी है। इसी प्रकार लोक शब्द है, यह भी यूनानी भाषा का भी है, ग्रीस भाषा का भी है, ग्रीक भाषा का भी है। इस प्रकार से साइकोलॉजी शब्द का अर्थ आत्मा, अध्ययन। यदि इसको जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। इस प्रकार से साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। यह शब्द अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द है, यह यूनानी भाषा या ग्रीस भाषा या ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइके प्लस लॉग से मिलके बना है। अब आगे हम देखेंगे मनोविज्ञान का विकास क्रम। विकास क्रम, मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में किया जाता था। दर्शन शास्त्र एक विषय है जो वर्तमान में भी चलता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दर्शन शास्त्र है क्या। यदि आपको संक्षेप में मैं बताऊं तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आत्मा क्या है, व्यक्ति मरने के बाद में पुनः जन्म लेता है या नहीं लेता है, ईश्वर है या नहीं है, आदि बातों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यूनान में एक दार्शनिक था जिसका नाम था सुकरात। पहले नंबर पे आता सुकरात। सुकरात ने कहा था कि हमें ईश्वर के बारे में अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के कारण हमें सिर्फ मनुष्य का ही अध्ययन करना चाहिए। इसी बात का प्रभाव उनके शिष्य प्लेटो पर पड़ा। तो इनके शिष्य प्लेटो ने सुकरात की बात को स्वीकार किया और प्लेटो ने कहा कि हमें मनुष्य का ही अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, यानी आत्मा शब्द सबसे पहले प्लेटो ने दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अरस्तु ने प्लेटो ने जब ये कह दिया कि हमें प्लेटो ये बताता है कि हमें आत्मा का ही अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के मध्य में आत्मा होती है। इसके आगे प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने आत्मा पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया, अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से मनोविज्ञान की शुरुआत सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में होती है। आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा का विज्ञान। ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि आत्मा का विज्ञान मानने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो सबसे पहले नाम अरस्तु का आता है, अरस्तु। उसके बाद प्लेटो, तीसरे नंबर पे डेकार्ट, अरस्तु का नाम सबसे पहले आएगा, उसके बाद प्लेटो का नाम आता है। जबकि प्लेटो गुरु था, अरस्तु शिष्य था। अधिकतर मनोवैज्ञानिक अरस्तु को मनोविज्ञान का प्राचीन जनक मानते हैं। जबकि हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे प्लेटो को मनोविज्ञान का आदि जनक नहीं माना गया है। प्लेटो को आदि जनक मानने वाला एकमात्र मनोवैज्ञानिक कोलसनिक है, कोलसनिक। क्योंकि कोलसनिक ने यह कहा कि हमें मनोविज्ञान का आदि जनक प्लेटो को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने ही सबसे पहले आत्मा शब्द दिया था। लेकिन शेष मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्लेटो ने सिर्फ आत्मा शब्द दिया है, लेकिन आत्मा पर अध्ययन अरस्तु ने शुरू किया था। इसलिए सभी मनोवैज्ञानिकों ने अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक माना है। इसके आगे हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी तक यही परिभाषा मनोविज्ञान की प्रचलित रही है। लेकिन आत्मा का ना तो कोई रंग होता है, ना ही कोई रूप होता है, ना ही आकार होता है, ना ही इसको प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है, जिसके कारण 16वीं शताब्दी तक आते आते इस परिभाषा को खारिज कर दिया गया। और जब इस परिभाषा को खारिज करते हैं तो एक नई परिभाषा उभर के सामने आती है, जिसको बोला जाता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। दूसरे नंबर पे मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यूनान में मन को मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, इसलिए ज्यादातर यह शब्द मन या मस्तिष्क दोनों साथ में आते हैं। मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो सबसे पहले नंबर पे आता पोम्पोनोजी। दूसरे नंबर पे जॉन लॉक। तीसरे नंबर पे थॉमस रीड। पोम्पोनोजी, जॉन लॉक, थॉमस रीड। तथा बर्कली।
इन चारों मनोवैज्ञानिकों ने यह माना कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ना कि आत्मा का विज्ञान। क्यों? क्योंकि आत्मा का कोई भी रंग रूप आकार नहीं होता है। उसके बाद 17वीं शताब्दी तक यही परिभाषा चलती रहती है, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद में यह परिभाषा खारिज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन या मस्तिष्क, मन कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसका भी ना कोई आकार होता है, ना कोई रूप होता है, ना कोई रंग होता है। इस कारण इस परिभाषा को भी खारिज कर दिया गया। और तीसरे नंबर पे आती है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रथम व्यक्ति विलियम वुंट थे। ध्यान रहे, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, और यह प्रयोगशाला इन्होंने मनोविज्ञान को, चेतना को अर्थात चेतना को सिद्ध करने के लिए ही स्थापित की थी। तो पहले नंबर पे आते हैं विलियम वुंट। दूसरे नंबर पे आते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। और तीसरे नंबर पे आते हैं जेम्स सली। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों गुरु शिष्य थे, लेकिन अंत में किसी बात पे दोनों में विवाद हो जाता है, और उसके बाद में विलियम जेम्स अमेरिका में जाके एक अलग ही विषय का रूपांतरण कर देते हैं, बना देते हैं, जिसको बोला जाता है मनोविज्ञान। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जबकि अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन चेतना कई प्रकार की होती है। इसके यदि मुख्य प्रकार देखें तो चेतना 3 प्रकार की होती है: चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। इसी बात पे मनोवैज्ञानिकों में मतभेद होता है, और अंत में आते आते इस परिभाषा को खारिज कर दिया जाता है। और चौथे नंबर पे आते हैं व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिकों में सबसे पहले नंबर पे जेबी वाटसन आते हैं। वाटसन। दूसरे नंबर पे स्किनर। तीसरे नंबर पे वुडवर्थ। इन सब मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है, और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। यही परिभाषा सबसे अधिक प्रचलित है। इसीलिए वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मनोविज्ञान ने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, तीसरे नंबर पे मनोविज्ञान ने अपने चेतना का भी परित्याग कर दिया गया, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। थैंक यू सो मच।